हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम बात करने वाले हैं अपने थर्ड लेक्चर की, जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा कूलॉम्स लॉ के बारे में, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। और आई होप आपने जो कल मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैंने 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के सारे नीट के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस 1 से लेकर 24 तक एक एक कर डाले थे। तो वो सारे आपने आई होप देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो प्लीज़ अभी जा करके उसको आप देख लीजिए, ताकि आपके पास सारे सॉल्यूशंस एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे हमारा कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ जो है उसको हम पढ़ेंगे, उसके पहले आप ये एक तरीके से ये एक स्लाइड देख लीजिए अच्छे से। इसको कहा जाता है कॉन्सेप्ट मैप। यानी कि एक अकेले स्क्रीन पर आपको पता लग रहा है कि कूलम्स लॉ में क्या क्या होता है और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एक सिंगल स्लाइड में, मतलब अगर आपको कभी रिवीजन करने की जरूरत पड़े तो ये एक स्लाइड आपके लिए काफी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने के लिए हमेशा की तरह मैं हमेशा जैसे कि शुरू करता हूँ रिवीजन के साथ। तो आज भी मैं शुरू करूंगा हमारी क्लास सेकंड जो हमने की थी उसके रिवीजन के साथ। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमने बात की थी चार्जिंग मेथड्स के बारे में, और उसमें पहला मेथड हमने देखा था ट्राइबो इलेक्ट्रिक चार्जिंग, यानी कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जिसमें दो चीजों को बेसिकली आप क्या करते हैं कि आप एक दूसरे के साथ रब करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर ये कपड़ा और पाइप जो है आपस में रब होते दिख रहे हैं। तो एक चीज जो है वो थोड़े से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पकड़ लेती है, और एक जो चीज है दूसरी वो थोड़े से इलेक्ट्रॉन जो है अपने छोड़ देती है, यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं और दूसरी चीज में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और एक के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, कि जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। आप चार्जेस अलग अलग पैदा इससे नहीं कर सकते, इसमें जो भी चार्ज पैदा होगा दोनों में बराबर होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रिमिटिव तरीका है और बहुत ही नॉर्मल तरीका है, जो आज बेसिकली चार्ज प्रोडक्शन के लिए इसका एज सच कोई यूज नहीं होता। बट हाँ, रियल लाइफ में अगर आपको चार्ज को होते देखना है तो उसके लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे कि अगर आप सॉक्स पहन के कारपेट पे चलते हैं तो आपके सॉक्स के अंदर भी चार्जिंग आ जाती है, आपकी बॉडी के अंदर भी चार्ज पैदा हो जाता है। तो वो भी उसी तरीके का एक नतीजा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है सिंपल तरीके से, कि ये जो नेगेटिव चार्ज जिस पे आ रहा है, इसके एटम्स इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ज्यादा अच्छे से होल्ड कर पाते हैं, और जो ये पॉजिटिव चार्ज जिस पे आ रहा है उसके इलेक्ट्रॉन थोड़े से लूज होते हैं। तो जब ये दोनों आपस में रब करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है जंप करके कुछ यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, और सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ऐसा नहीं है। हो सकता है कि इस पिक्चर में आपको देख के लगे कि सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, नहीं। ये बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इधर से इधर ट्रांसफर होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा कपड़ा आपका आयनाइज हो गया है। ठीक है, तो नॉट फुली आयनाइज्ड। ये एक जो है गलत सोच बच्चों में आ जाती है कि सारे इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो इसके पास इतनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन रखने की, ना ये पूरे दे सकता है। क्योंकि अगर इसने पूरे दे दिए तो चार्ज इतना ज्यादा हो जाएगा कि बेसिकली आप अब इतना ज्यादा चार्ज इस पे हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स इतना हो जाएगा कि आप उसको अलग ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़े से कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करते हैं। ठीक है, इसका एक सिंपल एग्जांपल या समझाने का एक सिंपल तरीका जो था कि एक दो बलून्स है यहाँ पर, बलून 1 बलून 2। इसको एक आदमी अपने सर पे रगड़ रहा है तो दोनों में चार्जेस आते हैं। मान ली कि बलून पे माइनस क्यू चार्ज आया और इस पे भी माइनस क्यू चार्ज आया, तो ये जो आदमी है इसके सर पे प्लस 2 क्यू चार्ज आ जाएगा। तो जब ये आदमी अपना सर हटाएगा तो ये माइनस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, तो इनमें रिपल्शन होगा, और इस रिपल्शन की वजह से दोनों बलून एक दूसरे से दूर जाएंगे। और फिर जब ये आदमी अपना सर किसी एक बलून के पास लाएगा, क्योंकि इस पे माइनस क्यू चार्ज है और इस पे प्लस 2 क्यू चार्ज है, तो इनमें अट्रैक्शन। तो ये एक अच्छा तरीका है देखने का कि चार्जेस कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितना चार्ज किस पे प्रोड्यूस हो रहा है, और वो आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं। तो लाइक चार्जेस हैव रिपल्शन, अनलाइक चार्जेस हैव अट्रैक्शन। ठीक है, तो सेकंड चीज जो हमने पढ़ी थी वो था चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, कांटेक्ट बनाते हैं। तो फर्स्ट वाले के अंदर भी हमने कांटेक्ट बनाया था। तो इसमें भी क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट आप लेते हैं जिसके ऊपर मान लीजिए क्यू चार्ज है पहले से। ठीक है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्यू अभी जीरो। फिर जब आप इन दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो जैसा कि मैंने समझाया था कि मान लीजिए एक कमरा है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं, और ये लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। अब सडनली आपने इनको एक और जगह दे दिया, यानी एक और कमरा दे दिया जहां पर ये जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इन दोनों को टच में लाएंगे, कुछ लोग यहाँ से निकलकर इस दूसरे वाले रूम में आ जाएंगे और यहाँ पर बैठ जाएंगे या यहाँ पर फैल जाएंगे। तो चार्ज भी बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता है जैसे कि वो लोग हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं।
तो जितना ज्यादा आप उनको एरिया दोगे वो उतना ज्यादा फैलेंगे। तो पहले क्या है, सिर्फ एक कमरा था या एक डब्बा था जिसमें आपने चीजें रखी हुई थी, अब आपके पास दो हो गए हैं, तो वो क्या करेंगे, फैलने की कोशिश करेंगे। कब तक फैलेंगे, वो तब तक फैलता है चार्ज, जब तक फैलता है जब तक दोनों में इस तरह से ना डिवाइड हो जाए कि दोनों में उसकी डिस्टेंस जो है एक दूसरे से वो बराबर हो जाए, जिसको हम पोटेंशियल के तौर पे नापते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ेंगे आगे। पर फिलहाल के लिए जब आप इसको टच करते हैं तो कुछ चार्ज, और जैसे कि यहाँ पर माइनस चार्ज है तो इसको माइनस क्यू बोल देते हैं, तो इसमें से कुछ चार्ज यानी कि माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर इसमें इतना चार्ज बचेगा और यहाँ पर आपका माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें से कुछ चार्ज उठकर यहाँ आ चुका है और कुछ चार्ज जो है वो यहाँ पर रह गया। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख रहा है अब इन दोनों को अलग किया गया, तो यहाँ पर कुछ चार्ज माइनस क्यू आ गया और माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज इस पर बच गया है। तो इसको कहा जाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, अब अगर दोनों चीजें जिनको टच कराया जा रहा है वो एग्जैक्टली सेम है, यानी कि बिल्कुल बराबर है, यानी कि मान लीजिए दोनों जो कमरे थे जिसमें आपने लोगों को रखा है वो बराबर है, तो लोग दोनों में आधे आधे बढ़ जाएंगे। पर अगर आप एक कमरा बड़ा है एक कमरा छोटा है तो बड़े कमरे में ज्यादा लोग जाएंगे, छोटे कमरे में कम लोग जाएंगे। सीधी सी बात है भाई, ज्यादा बड़ा कमरा है तो ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, छोटा कमरा है तो कम लोग बैठेंगे। तो अगर आपके पास एक स्फीयर बड़ा है जिसमें जिसका साइज R1 है और एक स्फीयर छोटा है जिसका साइज R2 है, तो उनपे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किस रेशियो में होगा, इनके रेडियस के रेशियो में, यानी कि Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू R1 बाय R2। ये सिंपली क्या कह रहा है, ये है बड़ा कमरा तो इसमें ज्यादा चार्ज रहेगा या ज्यादा लोग बैठेंगे, ये है छोटा कमरा तो इसमें कम लोग रहेंगे। सिंपल सा अगर रियल लाइफ से आप समझे तो। ठीक है, तीसरा मेथड हमने पढ़ा था इंडक्शन का। इंडक्शन में हम क्या करते हैं कि एक चीज जो होती है उसके पास चार्ज होता है और दूसरी चीज जो होती है उसमें चार्ज पैदा किया जाता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों को कांटेक्ट में नहीं लाया जाता, तो ये नो कांटेक्ट तरीका है। ठीक है, और हाँ एक और चीज जो मैं पिछला वाला जो था उसमें बताना भूल गया कि दोनों में जो चार्ज आएगा वो बराबर भी आ सकता है और अलग अलग भी आ सकता है, और दोनों का नेचर सेम होता है, यानी कि दोनों चार्ज जो है एक नेगेटिव आएगा तो दूसरे पे भी नेगेटिव आएगा। जो फर्स्ट प्रोसेस था फ्रिक्शन का उसमें चार्ज अलग अलग थे और बराबर होते थे। सेकंड वाले में चार्ज बराबर हो सकता है नहीं हो सकता है, पर चार्ज सेम तरह का आएगा कि दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा दोनों पे। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो आपने इस एक ऑब्जेक्ट को पहले इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लाए, इसकी वजह से आपने चार्ज को अलग अलग किया। तो बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा हमारा इसका ऑपोजिट चार्ज ज्यादा पैदा हो जाएगा और दूसरी साइड इसका ऑपोजिट चार्ज यहाँ पर हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे आपको एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा दिखेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। फिर इसे आप ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। ग्राउंड से कनेक्ट करने का मतलब होता है जीरो पोटेंशियल। ठीक है, ये है जीरो पोटेंशियल हमेशा। ठीक है, पोटेंशियल में हम डिस्कस करेंगे और इसको। तो पोटेंशियल जीरो क्या करता है कि जहां पर भी चार्ज होता है वो एक तरह से आप मान लीजिए कि कितना भी चार्ज अंदर अपने अंदर ले सकता है और कितना भी चार्ज आपको दे सकता है। तो जब इसे अर्थ से कनेक्ट किया जाता है तो यहाँ पर चार्ज की जरूरत नहीं है, तो ये सारा चार्ज उठकर अर्थ में चला जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि सिर्फ स्फीयर पे क्या बचता है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज। तो और ये आपको यहाँ पर नजर आता है। अब आप वही क्वेश्चन कि यहाँ पर चार्ज अगर मान लीजिए Q था तो यहाँ पर कितना चार्ज पैदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए Q चार्ज पैदा होगा। एक तो नेचर ऑफ चार्ज इज ऑपोजिट, तो यानी कि जो चार्ज आप लेकर आए थे इनिशियल में Q, उसका उल्टा चार्ज ही यहाँ पर पैदा हो सकता है। ठीक है, दूसरा कितना चार्ज पैदा होगा उसकी क्वांटिटी कितनी होगी वो इस फॉर्मूले से आता है जो कि है Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q, माइनस इसलिए क्योंकि उल्टा चार्ज आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 बाय K, जिसको K को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, और ये क्या बताता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो अगर आप किसी भी चीज को, कोई भी मटेरियल है जैसे कि प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, कुछ भी हो गया, उसके पास में चार्ज रखते हैं तो कितनी आसानी से अपने चार्जेस को अलग अलग होने देता है। ठीक है, मतलब जैसे हमने एक स्फीयर बनाया, अभी जो स्फीयर था अगर इसका डाइलेक्ट्रिक बहुत अच्छा है तो ये फटाफट अपने चार्जेस को अलग अलग कर देगा। अगर इसका डाइलेक्ट्रिक खराब है तो ये अपने चार्जेस को अलग अलग नहीं होने देगा, मतलब कि बहुत दिक्कत आएगी उनको अलग होने में। ठीक है, तो जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक उतना आसानी से चार्ज अलग हो सकते हैं और उतना ही ज्यादा ये चार्ज प्रोड्यूस होगा। ठीक,
तो ये हमारे पास आगे कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा, प्लस उसका जो नेचर है वो उल्टा होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज से इंड्यूस करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज से इंड्यूस करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स के, जो आपका जिससे आपने चार्ज किया है उसका चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। दूसरा, अगर आप जो चार्ज लेकर आए थे वो Q था, तो आप Q से बड़ा चार्ज यहाँ पर पैदा नहीं कर सकते, यानी कि जो चार्ज लेकर आप आए थे उससे ज्यादा चार्ज यहाँ पर आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप 5 कूलम के चार्ज से इंडक्शन करा रहे हैं तो आप -5 कूलम से ज्यादा चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, नेचर ऑफ चार्ज विल बी ऑपोजिट, यानी कि ये हमने अभी भी बात की कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज लेकर आए थे तो नेगेटिव इंड्यूस होगा, नेगेटिव लेकर आएंगे तो पॉजिटिव इंड्यूस होगा। चलिए, तो अब थोड़ा सा बात करते हैं ग्रेविटेशन नाम की चीज के बारे में। ग्रेविटेशन क्या है? अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर ग्रेविटेशन कहाँ से आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बीच में? तो ग्रेविटेशन इसलिए आया क्योंकि ग्रेविटेशन आप पढ़ चुके हो, मतलब अगर हम 12th के बारे में बात कर रहे हैं तो आई होप आप 11th में ग्रेविटेशन का थोड़ा सा आइडिया ले चुके हो। ग्रेविटेशन जो चीज है वो और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफी सिमिलर से चीज है। ठीक है, मतलब ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफी हद तक सेम सेम सा आपको देखने को मिलेगा। कैसे? तो ग्रेविटेशन का फोर्स हम निकालते थे इस फॉर्मूले से, जिसको कहा जाता है F1 इज इक्वल टू F2, यानी कि Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि अगर दो मासेस हैं और इनके बीच में मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है एक कांस्टेंट G, जिसकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, मल्टीप्लाइड बाय एक का मास, मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का मास, डिवाइडेड बाय उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। और इस तरह के फॉर्मूलों को कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स के फॉर्मूले में नीचे एक स्क्वायर आता है जो कि डिस्टेंस का स्क्वायर है, यानी कि अगर मैं इन दोनों मासेस को अलग अलग डिस्टेंस पे रखूंगा तो उस डिस्टेंस के स्क्वायर के हिसाब से फोर्स बदलेगा। यानी अगर डिस्टेंस को डबल किया तो फोर्स 4 गुना से कम हो जाएगा। और ये हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि क्योंकि कूलम्स लॉ एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, वहां सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में और इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक ही डिफरेंस है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है और फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अट्रैक्टिव तो हो ही सकती है पर साथ ही साथ वो रिपल्सिव भी हो सकती है। ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो एनी लॉ इन द फॉर्म, अगर कोई भी लॉ इस तरह का हो कि F इज इक्वल टू समथिंग समथिंग डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इसको कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो कोई भी लॉ अगर इस तरह का हमें मिलता है तो हम उसे इनवर्स स्क्वायर लॉ ही कहते हैं, और यही हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है क्योंकि कूलम्स लॉ इसी तरह का एक लॉ है, इसीलिए ग्रेविटेशन थोड़ा सा मैंने बताया। अब देखिए कूलम्स लॉ को हल्का सा विजुअलाइज करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आपको फोर्स को देखना है तो रिपल्शन ही देखना पड़ेगा। तो अगर आपकी जो छोटा सा वीडियो चल रहा है इसमें देखते हैं कि पहले आपकी बॉल जो है नंबर 4 को छुपा रही है। ठीक है, अब जैसे ही दूसरी बॉल जो है जिसपे चार्ज है, दोनों पे सेम चार्ज है, उसको जैसे जैसे इसके पास लाया जाता है आपकी बॉल जो है नंबर 4 से नंबर 5 की तरफ जाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये कंफर्म करता है कि इन दोनों बॉल्स के ऊपर चार्ज है और वो चार्ज जो है रिपल्सिव। ठीक है, क्योंकि ये इफेक्ट ग्रेविटी पैदा नहीं कर सकती क्योंकि ग्रेविटी अट्रैक्टिव होती है। तो अगर ये दोनों ग्रेविटी से अट्रैक्ट हो रहे होते तो ये नंबर 4 से नंबर 3 की तरफ आता, पर क्योंकि रिपल्सिव है और रिपल्सिव फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही दे सकती है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो बॉल्स हैं ये सेम चार्ज लेकर हैं और रिपल्सिव नेचर के। ठीक है, तो एक सिंपल सा हमें विजुअलाइजेशन, एक सिंपल सा बहुत छोटे स्केल पे हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसे काम करती है। चलिए, तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, यानी कि हम अब ये तो हमने समझ लिया कि हाँ भाई दो चार्जेस होते हैं उन पे फोर्स लगती है, पर फोर्स लगती है तो वो कितनी है उसको हम कैसे क्वांटिफाई करेंगे। क्वांटिफाई यानी कि कितना, उसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिल्कुल आपका जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता था Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मुलेशन आपको यहाँ मिलेगा। Fe जिसमें हमारा कांस्टेंट है G की जगह हमारा नया कांस्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं K। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और मास 1 मास 2 की जगह हमारे पास आता है चार्ज 1 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज 2 डिवाइडेड बाय इनके बीच की डिस्टेंस r का स्क्वायर। और ये जो आप चार्जेस लेते हैं Q1 एंड Q2 आर विद
साइन। तो अगर आपका मास चार्ज पॉजिटिव है तो आप प्लस क्यू लिखेंगे, अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो आप माइनस लिखेंगे। वो हम समझेंगे कि प्लस और माइनस लिखने से क्या फर्क होता है। देखो यहाँ पे मास को जब हम लिखते हैं तो प्लस माइनस का कोई झंझट ही नहीं, क्योंकि मास नेगेटिव होता नहीं है, तो मास हमेशा प्लस में ही लिखा जाएगा। तो ये जो फोर्स होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। पर हम यहाँ पे आपका जो मास है वो तो नहीं है, यहाँ पे तो चार्ज की बात हो रही है, और चार्ज दो तरह के हो सकते हैं, प्लस और माइनस। तो यहाँ पर आप विद साइन इसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यही वो कॉन्सेप्ट मैप है जो हमें पढ़ना है, कि आपकी इक्वेशन है ये कूलम्ब्स लॉ की। फिर कूलम्ब्स लॉ जो है फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। फिर F इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। व्हेन देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस इंटरेक्टिंग, तो आप उनको कैसे डील करेंगे और कैसे आप इसकी डायरेक्शन निकालेंगे, और वो सारा इस कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट मैप में बताया गया, पर वही हमें अब पढ़ना, ठीक है। अब आते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सेप्ट। तो हमारा जो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है, इसमें K को कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू दी जाती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। पर इसको लिखा जाता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जिसकी वैल्यू अगर मैं 9 इंटू 10 की पावर 9 लिखूं तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है 1 अपॉन 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक है। ये तो इसकी वैल्यूज है कि एप्सिलॉन नॉट अगर आपको लेना है तो ये आएगा, के लेना है तो ये आएगा। ये एप्सिलॉन नॉट है क्या? इसको कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब क्या है? देखो, ग्रेविटेशन में और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये एक मेजर डिफरेंस अगला है जो कि है परमिटिविटी। देखो, मान लो कि अगर आप एक प्लेयर हो, आप फुटबॉल खेलते हो या जो भी आप खेलते हो, और आपको बोला गया कि एक बॉल है, इसको किक करिए, यानी कि इस पे फोर्स लगाइए, तो आपने फोर्स लगाया, ठीक है। अब आपको इसके बाद एक टंकी में रख दिया गया और उस टंकी में पानी भर दिया गया, ठीक है। मतलब आपको ऑक्सीजन मास्क दिया हुआ है जिसकी वजह से आप सांस ले पा रहे हैं, और अब इस पानी के अंदर आपको बोला गया कि इस फुटबॉल पे किक करिए। तो कौन सी वाली फोर्स ज्यादा होगी, या किस में आप ज्यादा फोर्स लगा पाएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप हवा में खड़े हैं तब आपका फोर्स कहीं ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि F इज ग्रेटर देन F डैश। अब यहां हुआ क्या भाई, फोर्स लगाने वाला एजेंट तो वही है, जिसपे फोर्स लग रही है वो एजेंट भी वही है। तो आखिर फोर्स कम कैसे हो गया? तो फोर्स कम हुआ मीडियम की वजह से, यानी कि जिस चीज के अंदर आप खड़े होकर के वो काम कर रहे थे उसकी वजह से आपका फोर्स चेंज हो जाता है। तो इसी तरीके से जब दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाना चाहते हैं तो उनके बीच में कौन सा मीडियम है ये डिसाइड करता है कि वो कितना अच्छे से फोर्स लगा पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप वैक्यूम में फोर्स लगा रहे हैं तो ये वाला जो हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हम ये वैक्यूम के लिए लगा रहे हैं कि हवा मतलब कुछ भी नहीं है, बीच में एक तरह से मीडियम है ही नहीं, तब आपका सबसे ज्यादा फोर्स लग पाएगा, और उसको हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से। पर अगर आप मीडियम कोई और ले आते हैं तो वहां की परमिटिविटी कुछ और हो जाएगी। तो परमिटिविटी को समझिए परमिशन के तौर पे, ठीक है, परमिशन के तौर पे। तो परमिटिविटी का मतलब होता है कि बीच का मीडियम दोनों चार्जेस को आपस में कितना फोर्स लगाने की परमिशन दे रहा है। तो जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी उतना ही ज्यादा आप फोर्स लगा पाएंगे, ठीक है। तो एक तरह से समझिए कि किसी और मटेरियल की परमिटिविटी कम होती है तो वो कम फोर्स लगाने देगा, ठीक है। अब ग्रेविटेशन में मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपके दो मासेस हैं उनका फोर्स बराबर रहता है कुछ भी हो जाए। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बीच के मीडियम से फर्क पड़ता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन में ये एक बड़ा अंतर है कि परमिटिविटी क्या है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन में मीडियम से कैसे फर्क आता है, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे आपकी परमिटिविटी क्या बताती है। चलिए, डिपेंडेंस ऑन साइन ऑफ चार्ज। तो जब आप F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं, तो इफ F इज नेगेटिव, अगर फोर्स नेगेटिव है तो हम कहते हैं इसको अट्रैक्शन है, यानी कि दोनों जो चार्जेस है वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर F इज इक्वल टू पॉजिटिव है तो आप इसको रिपल्शन कहते हैं,
यानी कि दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप चार्जेस को साइन के साथ लिखते हैं तो फोर्स का साइन देखकर आप बता सकते हैं कि चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे। अगर फोर्स पॉजिटिव है तो रिपल्शन, अगर फोर्स नेगेटिव है तो अट्रैक्शन। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पॉइंट चार्जेस प्लस 3 and 8 माइक्रोकूलम्स आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर्स, व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन? तो भाई फोर्स का सीधा फॉर्मूला 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 3 सेंटीमीटर्स। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और यहाँ आ जाएगा 10 टू द पावर 4। अब इसको जब आप करेंगे तो 9 और 4 होता है 13। तो आई गेस इसको जब आप काटेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ 10 और 9 और 9 भी कैंसिल, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 10 यानी कि 240 न्यूटन्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। In the previous problem, if a charge of -5 कूलम is added to each of them, then the force between them will be। तो पहले आपका चार्ज रखा हुआ था 3 माइक्रोकूलम्स और 8 माइक्रोकूलम्स। अब आपने -5 माइक्रोकूलम इसको भी दे दिया और इसको भी दे दिया, तो ये बन जाएगा -2 माइक्रोकूलम और ये बन जाएगा 3 माइक्रोकूलम्स। ठीक, तो ये इतना सा चेंज आएगा। तो आपका 3 तो एक तरह से कह लीजिए 3 तो 3 ही रहा, 8 का -2 हो गया। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है, तो k की वैल्यू आएगी अब -2 इंटू 10 टू द पावर -6, 3 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन 3 और 10 की पावर 4 पहले की तरह ही यहाँ पर आपको दिखेगा। तो ये पावर्स तो वैसे ही पहले की तरह ही कटेंगे और यहाँ पर एक आ जाएगा 10, 3 जो है अब इससे कट जाएगा और अब आपका आ जाएगा आंसर जो है वो आएगा आपका 18 इंटू 10, नहीं सॉरी, अच्छा यहाँ पे 9 आएगा, हाँ सॉरी इंटू 3 एक और आएगा, तो ये इससे कट जाएगा 3, तो -2 इंटू 3 आपका हो जाएगा -6 इंटू 10 -60 न्यूटन्स। ठीक है, तो आपका जो फोर्स है पहली बात तो वो अब रिपल्सिव से अट्रैक्टिव हो गया है और दूसरा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 4 गुना कम हो चुका है। ठीक है, क्योंकि एक तरह से आपने क्या किया, एक चार्ज को 4 गुना कम कर दिया। देखिए 1/4 हो गया यहाँ पे और प्लस एक माइनस भी लग गया है तो अब अट्रैक्टिव भी हो गया फोर्स। भाई एक चार्ज तो सेम रहा, दूसरा चार्ज 1/4 टाइम्स हो गया, तो फोर्स भी 1/4 टाइम्स हो गया। साथ में आपने एक चार्ज जो है नेगेटिव लगा दिया तो अब रिपल्सिव की जगह अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। चलिए, two particles having charges q1 and q2 when kept at a certain distance exert a force F on each other। तो ये q1 q2 है और ये एक दूसरे पे फोर्स F लगा रहे हैं। ठीक है, if the distance between the two charges is reduced to half and the charge on one particle is doubled, the force between the particles will be। तो अभी हम लिख सकते हैं F is equal to K q1 q2 upon r square और F2 में हमने किया क्या है कि K तो सेम रहेगा। ठीक है, चार्ज जो है एक पार्टिकल पे डबल कर दिया गया है, तो मान लीजिए मैंने Q1 को डबल कर दिया, Q2 सेम रखा और नीचे जो है इसका जो रेडियस है सॉरी डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया, यानी कि r/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r² इंटू 4। तो अगर आप F1/F2 निकालते हैं या फिर इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आ जाएगा F2 इज इक्वल टू 8F। आपका आंसर आ जाएगा C। ठीक है, चलिए किसी और मीडियम में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि मीडियम जो होता है वो आपकी परमिटिविटी चेंज करता है, यानी कि दो चार्जेस आपस में कितना फोर्स लगा सकते हैं वो आपका मीडियम डिसाइड करता है। ठीक है, तो वो परमिशन देता है एक तरह से, परमिटिविटी को आप परमिशन की तरह समझिए। ठीक है, कि कोई भी मटेरियल, तो जैसे अगर ये चार्ज है Q और ये चार्ज है Q और ये एक दूसरे पे पहले फोर्स कुछ और लगा रहे थे और अब K यहाँ पर बीच में आ गया, तो पहले आपका फोर्स था K Q अपॉन r स्क्वायर, तो ये था Fi यानी कि इनिशियल, और अब आपका आ जाएगा Q अपॉन कैपिटल K r स्क्वायर, तो ये हो गया F फाइनल, यानी कि एंड में आपका इतना। तो आप कैसे समझे इसको, K को मतलब कैसे समझ सकते हैं, तो देखिए आप F को समझ सकते हैं K चार्ज इंटू चार्ज, और आप ऐसे समझिए कि √K इंटू R का स्क्वायर है नीचे। तो आप ऐसे समझिए कि जो मटेरियल होता है ना बीच में, वो आपकी डिस्टेंस अगर R है
तो उसको रूट के से बढ़ा देता है। तो आपका पार्टिकल एक तरह से है यहाँ पर वो लगेगा जैसे दूर रखा हुआ। ठीक है, तो अगर आप k को इसको हटाना चाहें तो आप टेक्निकली इसको कह सकते हैं कि ये q है, ये q है, और इनकी जो डिस्टेंस है पहले वो r थी, अब वो हो गई है रूट के r। ठीक, तो ऐसे समझ सकते हैं आप इसको कि जो मटेरियल है, जो मीडियम है, वो आपका जो डिस्टेंस है उस फैक्टर को रूट के से बढ़ा देता है। ठीक है, तो रूट के से आपका फैक्टर जो है या फिर जो भी आपका डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, जिससे कि आपको फील होता है कि आपके चार्जेस दूर रखे हुए हैं। तो इसको एक तरह से, जैसे अगर आपने ऑप्टिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जब आप कोई मिरर रखते हैं बीच में, तो उससे आपका जो दोनों पार्टिकल्स हैं उनके डिस्टेंसेस आप कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब उसकी इमेज जो है आगे पीछे हो सकती है। तो ऐसे ही समझिए कि इस मीडियम को बीच में रखने से आपकी डिस्टेंस जो है वो होती आर है, पर फील होती है रूट के आर से। तो ये जो है ये मीडियम करता है आपका इस तरीके से। ठीक है, एग्जाम्पल, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो ये Q1 Q2 है और ये डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर का इन एयर एंड इंटरेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स, मतलब इनके बीच में कुछ फोर्स है। नाउ द सेम चार्जेस आर पुट इन एन ऑयल हुज रिलेटिव परमिटिविटी इज 5। तो अब इनकी परमिटिविटी 5 हो गई है। इफ द इंटरेक्टिंग फोर्स बिटवीन देम इज स्टिल द सेम, यानी कि अगर इनका जो डिस्टेंस है वो अभी भी सेम है, सॉरी इनके बीच में अभी भी फोर्स सेम है, तो उनका सेपरेशन क्या होगा, तो उनकी सेपरेशन क्या रही होगी। तो पहले हम लिखेंगे कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि हम लिख लेते हैं 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, और F सेकंड केस में आएगा के Q1 Q2 अपॉन कैपिटल के जिसकी वैल्यू है 5, क्योंकि ये के की वैल्यू 5 यहाँ पर दी है, और डिस्टेंस r का स्क्वायर। अब हमें ये नहीं पता, तो इन दोनों को क्योंकि सेम होना चाहिए तो हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो टेक्निकली ये होगा कि के Q1 Q2 अपॉन 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन 5 r स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, और 0.5 जो है इसका स्क्वायर जो अगर आप निकालेंगे तो आएगा 25 डिवाइड, और फिर उसका रूट भी निकालना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो अगर r की वैल्यू मैं निकालता हूं तो वो आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय रूट 5। ठीक है, तो 0.5 डिवाइडेड बाय रूट 5 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मुझे दिख रहा है कि 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय रूट 5, जो कि 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर होता है, तो मेरा आंसर लगभग आ जाएगा 22.3 के बराबर। तो अगला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक जैसा कि मैंने कहा ये क्या होता है, एक मीडियम होता है, मीडियम बिटवीन चार्जेस। तो चार्जेस या जिस भी चीज को आप स्टडी कर रहे हैं उनके बीच में जो मीडियम होता है उसको डाइलेक्ट्रिक कहता है। इसको डाइलेक्ट्रिक क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे ही ये दो चार्जेस के बीच में आप रखते हैं तो इसमें खुद में चार्जेस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, उसी की वजह से ये जो है चार्जेस को एक दूसरे पे फोर्स लगाने से रोकता है। ठीक है, मतलब कि ये चार्ज प्लस है और ये माइनस चार्ज है, अगर बीच में आपने मान लीजिए एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो इस पॉजिटिव चार्ज के पास में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पैदा होने लगेगा, और इस नेगेटिव चार्ज के पास में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पैदा होने लगेगा, जिसकी वजह से इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगना था F, वो उतना नहीं लग पाता जितना कि होना चाहिए। ठीक है, तो एक डाइलेक्ट्रिक को बताया कैसे जाता है कि इस डाइलेक्ट्रिक ये कितना फोर्स लगाने देगा। ठीक है, तो वो हम बताते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक को ऐसे ही समझिए कि दो भाई लोग हैं, वो आपस में बात करना चाह रहे हैं, पर ये बीच में आकर के उनकी बात को होने नहीं दे रहे हैं, एक तरह से उनके बीच के जो डिस्टेंस है उसको बढ़ा देता है। तो अब उनको ज्यादा या तो अपना चार्ज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि वो अपना जो है जितना फोर्स पहले लगा रहे थे अब उतना फोर्स लगा पाए। ठीक है, तो एक तरह से बीच में आपने एक दीवार बना दी। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है इसको हम लिखते हैं कैपिटल के से, और ये होता क्या है, तो देखिए जैसे कि मैंने कहा कि अ, अगर आप एयर में हैं तो उसकी परमिटिविटी होती है जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, तो इसको कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी तरह से यानी कि एक तरह से परमिशन के आपका मीडियम यानी कि एयर जो है, हवा है,
वो आपके दोनों चार्जेस को कितना फोर्स लगाने की परमिशन देती है, उसको हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। अगर बीच में कोई और मीडियम आ गया तो उसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। तो ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी कि बीच का जो मीडियम है उस वो कितनी परमिशन देगा, वो है एप्सिलॉन। तो के की वैल्यू और कुछ नहीं होती है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो के को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, कि एयर के सामने या फिर हवा के अगर उससे कंपेयर करके देखें तो भाई मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, इसी को हम लिखते हैं के। ठीक है, तो के का मतलब और कुछ नहीं होता। तो अगर मुझे एप्सिलॉन निकालने को कहा जाए तो वो होगा बस के इंटू एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता ही है 8.85 इंटू 10⁻12 होती है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। Two charges 80 coulomb and minus 40 coulomb are placed at a certain distance apart. They are touched and kept at the same distance. The ratio of initial to the final force between them is. तो देखिए पहले फोर्स है आपका K इंटू 80 माइक्रो कूलाम लिख लीजिए, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है तो ये सब कट जाएगा, तो इसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है -40 माइक्रो कूलाम्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो ये है एफ आई। अब आपने इन दोनों को एक दूसरे के साथ टच कराया और फिर वापस हटा लिया। तो जब पहले इनके ऊपर चार्ज था 80 कूलम और इस पे था -40, फिर आपने इनको टच कराया तो ये फाइनली क्या बनेंगे, तो भैया ये -40 और इस 80 में दोनों मिलाकर बचा 40 नेट चार्ज। और क्योंकि टच कराया गया है तो दोनों पे चार्जेस बराबर आ जाएंगे, यानी कि अब इस पे चार्ज आ गया 20 और इस पे चार्ज आ गया 20। ठीक है, क्योंकि टच कराने पे नेट चार्ज रहा 40, क्योंकि पहले 80 था और फिर -40, तो यानी कि +40, और फिर वो दोनों पे बराबर बांट दिया गया तो यानी 20-20। अब आपका एफ फाइनल आ जाएगा के 20 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो इनको आप डिवाइड करेंगे बेसिकली, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, के से के, माइक्रोकूलम और ये दोनों कट जाएंगे। 20 से ये कटेगा 4 टाइम्स, ठीक है, और ये 20 से कटेगा ये 2 टाइम्स। तो आपका आया एफ आई अपॉन एफ एफ इज इक्वल टू 8/1। अब आप कहेंगे या माइनस था उसका क्या हुआ, तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर आप रेशियो देखेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए इनिशियल जो था आपका एफ आई अपॉन एफ एफ जो है वो 8:1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पहले आपका फोर्स 8 गुना ज्यादा था बाद से, तो आपका आंसर आ जाएगा 8:1। इसको मत लगा दीजिएगा क्योंकि ये बाद वाली फोर्स को 8 गुना बता है। तो ये डिफरेंस हमें समझ के चलना है कि कौन क्या है। ठीक है, चलिए। The force between two charges 0.06 meter apart is 5 newtons. If each charge is moved towards each other by 0.01, then the force between them will become. तो देख, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपका चार्ज है Q1 और यहाँ पर है Q2 और इनके बीच में डिस्टेंस है 0.06, और बाद में ये है Q1, इसको भी 0.1 खिसकाया गया, इसको भी 0.1 खिसकाया गया, तो मैं इसी को 0.2 खिसका देता हूँ, तो ये है Q2 और अब इनके बीच के डिस्टेंस है 0.04। इतना सा डिफरेंस इनके बीच में आया है। ठीक है, तो फोर्स में क्या डिफरेंस आया होगा, तो पहले आपका F1 है आपका K Q1 Q2 अपॉन 0.06 का स्क्वायर, और ये है हमारा 5 न्यूटन के बराबर। और F2 है हमारा K Q1 Q2 अपॉन 0.04 का स्क्वायर। अब 0.04 है क्या, तो वो है 0.06 इंटू 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा फोर्स है x। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, तो आपका x और ये तो ऐसा कैसा रहेगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और 0.06 इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये चीज जो है ये ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ से हमारा निकलेगा 5/x इज इक्वल टू 2/3 का स्क्वायर। ठीक, x की वैल्यू आएगी 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 11.25, या हाँ 11.25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, आप आराम से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, टू चार्जेस इक्वली इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन पोलैरिटी, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F. If 25% चार्ज ऑफ वन इज ट्रांसफर्ड टू अनदर देन द फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, तो मान लीजिए, तो अगर मुझे 25
तो ट्रांसफर करना है तो मैं पहले से ही चार्ज ऐसा लूंगा जो मेरे लिए इजी हो कैलकुलेट करना। तो पहले मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 4 कूलम चार्ज था और यहाँ -4 कूलम चार्ज। और फिर जब इसको मान लीजिए 25% यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया गया तो इसमें से 1 कूलम चार्ज लेके इधर गए और यहाँ पर वो जोड़ दिया, तो ये बचा 3 कूलम और ये बचा -3 कूलम, क्योंकि प्लस चार्ज था तो इधर लाके ये हो। तो पहले आपका फोर्स था एफ आई इज इक्वल टू के 4 4 अपॉन r स्क्वायर, और F2 है आपका के 3 3 अपॉन r स्क्वायर। और जब आप इनका रेशियो लेंगे तो के कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू 16/9। ठीक है, तो आपको F2 की वैल्यू निकालनी है, तो F2 की वैल्यू आ जाएगी 9F1/16। ठीक है, तो 9F/16 मेरा आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। एक आखिरी है शायद ये। So two charges of 10 coulomb and -15 coulomb are separated in air by 1 meter. The ratio of force exerted by one on the other is, ठीक, यानी कि क्या, ये 10 कूलम चार्ज है, -15 कूलम चार्ज है और इनके बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर। अब इनके बीच में रेशियो जो है वो कितना है फोर्स का, तो ये जो फोर्स लगाएगा F1 और ये जो फोर्स लगाएगा F2, हमें पता है कि F1 इज इक्वल टू -F2 होता है। इनका अगर हम रेशियो निकालें F1/F2, हमें से मैग्नीट्यूड का रेशियो चाहिए, तो ये आएगा 1:1, यानी ये है हमारा आंसर। ठीक है, यानी दोनों फोर्स एक दूसरे पर बराबर लगाते हैं, कोई ज्यादा या कम नहीं लगाता, भले ही उनके चार्जेस कितने ही अलग। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अ सेंट्रल फोर्स वाई। तो सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। ये होता है फोर्स विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ पार्टिकल्स। तो यानी कि दो जो पार्टिकल आपके एक दूसरे में फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक प्लस क्यू चार्ज है और ये एक माइनस क्यू चार्ज है, तो ये जो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे वो एक दूसरे के सेंटर से पास होकर निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है सेंट्रल फोर्सेस। तो आपको यही आंसर लिखना है कि दे आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नोन एज अ सेंट्रल फोर्स बिकॉज the electrostatic attraction or repulsion force passes through the center of the particles involved. That is why it is known as a central force. The dielectric constant of water is 80, यानी कि K की वैल्यू दी हुई है 80 और पूछ रहा है कि एप्सिलॉन H2O क्या है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि K की वैल्यू होती है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू K। तो एप्सिलॉन H2O की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट यानी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 80, और ये हमारा आंसर आएगा। जो भी आएगा, हम कैलकुलेशन में नहीं जा रहे, बस बेसिकली पता होना चाहिए कि हम निकाल क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, सॉल्व हो जाएगी और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की समरी क्या है, यानी कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने ग्रेविटेशन लॉ से समझा कि इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ समझा, इनवर्स स्क्वायर लॉ, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो होता है परमिटिविटी ऑफ मटेरियल अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये जो हमारा सेशन चल रहा है 12th का, ये हम करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं 11th का भी करूं, यानी कि अगर आप में से कुछ लोग हैं जो नीट की तैयारी अभी 11th में ही कर रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि 11th का भी रिवीजन हो, तो आप बताइए ज़रूर मुझे, ताकि मैं 11th का भी हो सके तो अपना एक टाइम स्लॉट लेकर के हम 11th का भी शुरुआत करें, ताकि आपका नीट का पूरा पोर्शन 11th का भी पूरा हो जाए। ठीक है, तो जो 11th पढ़ रहे हैं, यानी कि स्कूल में हो चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए भी हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से आपको लगातार बस इस चैनल को देखते रहना है, इन वीडियोस को देखते रहना है, और आपको जो भी सजेशन देने वो आप हमें दे सकते हैं, उसके हिसाब से हम अपना जो भी मोड है या मॉडिफाई करना है उसको वो किया जा सकता है। ठीक है, या फिर आपको कोई डाउट्स है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 3rd लेक्चर। अब कल हम करेंगे इसका 4th लेक्चर की शुरुआत। तो जैसे कि कल मैंने आपके 1st लेक्चर के पूरे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आपको दिए, उसी तरीके से अब नीट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम टाइम टू टाइम जब भी हम कोई चैप्टर करेंगे तो उसमें करते चलेंगे। तो आपकी तैयारी नीट की भी होगी और आपकी 12th की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, और जो रेगुलरली अब हम कर रहे हैं, रोज़ हम एक वीडियो 12th का नीट का डाल रहे हैं, उसको आप बस फॉलो करते रहिए, अपना आराम से बैठ करके बस टाइम निकालिए और इसको देखिए, और बस आपका नीट और 12th दोनों आराम से पार हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।